आफ्टरनून टू ऑल। कैसे हो आप सभी? सभी मस्त हो? Sit down। आपने भरतपुर वाले दोस्त के तो टांगड़े दुख रहे, रात में मेहनत कर लिया तूने। कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हो? मस्त स्वस्थ। कल वो धान का 94, ठीक है, कल वाला 94 धान का है 1990 हो भाई। कल लास्ट करवा दिया था ज्यादा ज्यादा, हालांकि मैं कंफर्म था पर कभी कभी हो जाता है, बड़े बड़े शहरों में छोटा मोटा हो जाता है। एक बार ऑनलाइन में मेरे तार कहाँ अटक जाते हैं, तार बड़ी दिक्कत रहती है। ऑनलाइन वाले मुझे बताया कि मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ और सुन भी रहे हो बराबर, तो एक बार सभी को राधे राधे, सभी को नमस्ते। कैसे हो आप सभी? कमेंट सेक्शन में एक बार आपकी प्रतिक्रिया दे दीजिए ताकि हम देख सके कि आप सभी कैसे हैं। पूजा चौधरी, प्रियंका, सोनू, यस, रेखा, राधे राधे, कृष्णा, यस सर, सौरभ, नागर, जय श्री राम भाई, कल्पना, हम अच्छे हैं सर, पूजा धन्यवाद, चल जय श्री राम, बिल्कुल सौरभ, ब्रजेश, अलकेश, चल सभी को नमस्ते, सभी को राधे राधे, सभी बढ़िया है। आशा करते हैं आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को जारी रखें। हमने अभी तक पढ़ा बेसिक पढ़ ही रहे थे, बेसिक के 2 एक पॉइंट है वो कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद बेसिक का मैं रिवाइज भी करवा दूंगा और मक्का चालू कर लेते हैं, है ना। तो 2 एक के जो टेबले हैं कल भी अपन ने जाते जाते आपने बनाए नहीं, तो मैं बना देता हूँ ताकि आप बना दे। आ जाओ मित्र, समय पे आ जाया करो। चल अब देखो, आज एक टेबल बनाते हैं, वो बनाते हैं स्रोत वाली। स्रोत मतलब अनाज वाली फसलों के जो स्रोत है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां पर लिखेंगे फसल, यहां पर लिखेंगे क्या? फसल। यहां पर लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। फिर लिखेंगे प्रोटीन, फिर लिखेंगे वसा, फिर लिखेंगे अन्य या विशेष। ये कुछ एक छोटी सी टेबल हम यहां बनाने वाले हैं, देखो। और इस टेबल में रिंगटे खींच देते थोड़े बहुत। गेहूं आ जाएगा, फिर चावल, फिर जौ, फिर ज्वार, फिर मक्का, फिर बाजरा। चल तो फर्स्ट गेहूं, फिर दूसरा चावल, तीसरा जौ, फिर ज्वार, फिर मक्का, मक्का, फिर बाजरा। और यहां लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट लगभग 60 to 70%, 60 to 70%, सभी के अंदर 70%, 70%, 70% और 70%। प्रोटीन, प्रोटीन 11 से अप्रोक्स 14%, 11 से अप्रोक्स 14% सर्वाधिक। और ठीक है, चावल में 6 से 7% सबसे कम, इसके अंदर सर्वाधिक, इसके अंदर सबसे कम। बाकी सभी में लगभग 10 से 11%, 10 से 11%, लगभग लगभग 10 से 11 या 11 से 12%, है ना। और इसमें भी लगभग कितनी,
यही, इसमें भी लगभग 10 से 11 मान लो, और 11 से 12 थोड़ी सी, इसमें थोड़ी सी ज्यादा मान लेते हैं, 10 से 11, और इसमें मान लेते हैं लगभग 11 से 12% तक। चलो फिर वैसा गेहूं, गेहूं के अंदर 1.5%, चावल के अंदर 0.5%, फिर जौ के अंदर 1.5%, ज्वार के अंदर 1.5%, और इसमें लगभग 5%, और इसमें जो होती है लगभग 3 से 4%। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या होती है, सर्वाधिक, सर्वाधिक है ना, विशेष बाजरा में ही है। एक तो सर्वाधिक मतलब कह सकते हैं खनिज लवण, खनिज लवण जो होते हैं लगभग 2 से 3% तक पाए जाते हैं। कभी कभी कुछ किताबें 2.5 कहती है, तो वो भी बात तो एक ही है, 2 से 3 का मिड पॉइंट तो 2.5 ही आता है, ढाई आता है ना। सर्वाधिक फास्फोरस, सर्वाधिक फास्फोरस, पी का मतलब समझते हैं क्या होता है, फास्फोरस, फास्फोरस या फास्फोरस। चलो, और एक नोट डाल देंगे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, पूरी टेबल मत रखना, पूरी टेबल मत रखना। क्या चीज याद रखोगे पता है, तो याद रखोगे यहाँ पर लिख दोगे, मैं छोटे से पॉइंट्स में लिख देता हूँ, सर्वाधिक, सर्वाधिक, और यहाँ लिखोगे सबसे कम, सबसे कम, एरो से समझ सकते हो वैसे तो आप लोग, है ना। और यहाँ पर लिखोगे क्या, सबसे कम, और यहाँ पर लिखोगे सबसे ज्यादा, तो एरो से समझ जाना, सबसे कम, सबसे कम, और यहाँ पर लिखोगे सर्वाधिक, सर्वाधिक, एरो से बता दिया वैसे तो, अगर नहीं भी दिखे मैंने क्या लिखा तो। सर लिखने का टाइम दोगे या साथ में, साथ में लिख लो बच्चे, टेबल है तो, टेबल है, ताकि बीच में मैं करवा भी दूंगा, नहीं भी करवाए तो एक ही साथ सबमिट जाएगा, ताकि अंतर कर लोगे आप। कर लिया अपने दोस्त पीछे। अब ज्यादा सारी चीजें मत रखना, जहां जहां अपन ने सर्वाधिक या कम लिखा है ना, सबसे ज्यादा और सबसे कम, मतलब जहां एरो लगा है ना वो चीज काम की है। अब इसमें सारी नहीं, क्योंकि हमने एक पॉइंट कल लिखा था कि अनाज वाली फसलें कार्बोहाइड्रेट की स्रोत होती है, लगभग मैंने कहा था 70% अप्रोक्स पाया जाता है, तो वही चीज है, 60-70, 60-70 लगभग अप्रोक्स सबके अंदर यही मिलता है। जब तो कहते हैं अनाज वाली फसलों के लिए, अनाज वाली फसलें कार्बोहाइड्रेट की तो स्रोत होती है, परंतु हाँ विटामिन की पूर्ति सिर्फ और सिर्फ फल सब्जियां ही कर सकती है, मुख्यतः फल, विटामिन की पूर्ति केवल और केवल मुख्यतः फल ही करते हैं, ये बात ध्यान रखना। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत तो दे सकती है सब्जियां, परंतु विटामिन की डेफिशिएंसी की पूर्ति नहीं कर सकती, वो फल ही करेंगे आपके, एब्सोल्युटली। चारे वाली फसल में क्या, वो देख ही नहीं पाया, देखा क्या आपने किसी ने? वो मुझे याद दिलाना, मैं गूगल कर लूंगा बाद में ना, बता देंगे, बता देंगे, बता देंगे। चारे वाली फसल का 214 होना चाहिए वैसे तो, मुझे जहां तक पता है 214, पर एक बार कंफर्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा भी डाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, क्योंकि उसमें मुख्यतः बताया था, कारण आपको बहुत अच्छे से बता दिया। हो गया डन, चले आगे, किसी के बाकी नहीं। एक टेबल और बना देते हैं, और ये टेबल जो बनेगी वह बनेगी किसकी, बीच, बीच के आधार पर बनाएंगे। अपन ने तो कॉपी कर रखी थी भाई, सही है ना, इसी को तो कहते हैं टेक्नोलॉजिया है। तो बीज दर, बीज दर, बुआई, बीज दर, बुआई दूरी, है ना, और पौध संख्या, पौध संख्या। अपने को क्या करना है, अपने को तो बस, नहीं भाई रहने दे तू यार, तू तो आज भी दुष्ट है। कागला 5 दिन में बोलता है, पर काहू काहू भी बोलता है। चलो यहाँ है बीज दर, बीज दर, यहाँ पर लिखना R इंटू R, और यहाँ पर लिखना P इंटू P, और यहाँ पर लिखना प्रति हेक्टेयर पौध संख्या, प्रति हेक्टेयर, हेक्टेयर मत लिख देना टेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर पौध संख्या,
अरे भाई भाई तू कहाँ अटक गया? प्रति हेक्टेयर पौध संख्या, लो टेबल तो बनी बनाई रेडी थी अपने तो। सभी की बीज दर, एक बार ध्यान से सुनना, सभी विधियों की अलग अलग विधियों की अलग अलग बीज दर सारी अंदर कराऊंगा। यहाँ मोटे मोटे करा रहा हूं जो नॉर्मली अपन मानते हैं हमेशा। समझ में आ गई बात? अब अलग अलग विधियों की, जबकि सारी विधियों के अलावा वो कहाँ करेंगे अपन अंदर पढ़ेंगे। जैसे गेहूं पढ़ेंगे तो गेहूं की वहां बताओ, मक्का पढ़ेंगे तो मक्का की वहां बताऊंगा, बहुत सारी बताऊंगा। तो पर यहाँ पे क्या है, मेन मेन चीजें जो हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आती है। गेहूं की मुख्यतः 100 काम में लेते हैं, 100 से 120 काम में लेते हैं वैसे, ठीक है, पर लिख कितना रहा हूं 100। चावल की भी काम आती है छिटकवा विधि से 100 किलोग्राम, जौ की भी काम आती है 100 किलोग्राम, ज्वार, ज्वार और मक्का। ज्वार की देखो आईसीआर का मतलब इंडिया लेवल का पेपर है ना, और अपने राजस्थान का चाहे जेट का हो चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का है, आप ये समझ जाओगे मैंने लिखा है जेट और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, क्योंकि राजस्थान के पेपर है, राजस्थान की आरबीएससी की बुक के अनुसार, ठीक है। आईसीआर कितना मानता है और ये कितना मानता है, तो ये मानता है लगभग 12 से 15 किलोग्राम सब प्रति हेक्टेयर है, और ये 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मक्का जो है, मक्का एक तो है संकुल, मतलब स्कूल जाने की उम्र कितनी होती है 18 से 20 साल, और फिर उसके बाद जवान हो जाते हैं मतलब संकर हो जाते हैं। तो संकुल, संकुल मतलब स्कूल जाने की उम्र याद रखना कितनी है 18 से 20 साल, कितनी है 18 से 20 साल। फिर उसके बाद जवान हो जाते हैं, कॉलेज में चल जाते हैं। संकर का मतलब होता है मेचूर, ऐसे कहते हैं ना कि शंकर बड़ा हो गया छोरा, अब उसकी उम्र बड़ी हो गई मतलब 20 से 25 साल में तो चल जाएगा वह कॉलेज में। और बाजरा की कितनी होती है 4 से 5 किलोग्राम, सब काई के अंदर है, बोलो किलोग्राम पर हेक्टेयर, किसके अंदर है किलोग्राम पर हेक्टेयर। आर इंटू आर है ना, आर इंटू आर का मतलब क्या आप जानते हैं? नहीं जानते तो यहां लिख सकते हैं आर इंटू आर बराबर रो इंटू रो। रो का मतलब होता है पंक्ति से पंक्ति की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी, की दूरी। और पी इंटू पी का मतलब होता है प्लांट इंटू प्लांट, प्लांट इंटू प्लांट। इसका मतलब होता है पौधे से पौधे की दूरी, पौधे से पौधे की दूरी, पौधे की दूरी। चलो ये होती है ना। अब देखो गेहूं की लगभग क्या लेते हैं, देखो स्टैंडर्ड यूनिट लेते हैं 20.5 सेंटीमीटर, मतलब पूरी यूनिट लिखूंगा किसमें सेंटीमीटर, परंतु हालांकि ये मैनेज नहीं होती, तो याद रखना ये मैनेज नहीं हो पाती, तो याद रखना 20 से 22.5 मैनेज नहीं हो पाती, क्योंकि ऐसे अपने वो ड्रिलर वगैरह जो होते हैं ना अपने, वो सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल मशीन जो आती है ना वो नहीं कर पाती, तो 20 कर सकते हैं, परंतु हालांकि स्टैंडर्ड यूनिट कितनी है 22.5, ठीक है। गेहूं, गेहूं का भाई चावल, गेहूं ये इधर आएगी 20 सेंटीमीटर, और इधर जौ की भी कितनी 22.5 सेंटीमीटर, और स्टैंडर्ड अगर मेंटेन नहीं होगी तो 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ज्वार, ज्वार की लगभग ले लेते हैं अपन 45 सेंटीमीटर, या मक्का की लेते हैं 60 से 75 सेंटीमीटर, और बाजरा की लेते हैं 45 सेंटीमीटर। गेहूं की इधर लेते हैं 10 सेंटीमीटर, चावल की लेते हैं 10 सेंटीमीटर, जौ की लेते हैं 10 सेंटीमीटर, ज्वार की लेते हैं 15 सेंटीमीटर, मक्का की लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर, और बाजरा की जो लेते हैं मेरे दोस्त वह 15 सेंटीमीटर। पौध संख्या, मेरी बात सुनो ध्यान से सुनो, एक बात ध्यान से सुनो, देखो पौध संख्या निकालने का सूत्र ये होता है दोस्त, हम जानते हैं कि पौध की संख्या निकालने का जो सूत्र होता है पौध संख्या वह निकाली जाती है मेरे दोस्त, ऊपर रखा जाता है क्षेत्रफल, और ध्यान रहे कि क्षेत्रफल जो रखना है दोस्त वह मीटर स्क्वायर में आना चाहिए, और नीचे होती है दूरी आर इंटू पी, यह भी मीटर में होनी चाहिए और यह भी मीटर में होनी चाहिए। परंतु हम जानते हैं कि क्या, कि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है, बोलो 1 मीटर, क्या ऐसे होता है क्या है? ये होता है क्या बताओ? 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, या 1000 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर? 100 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है 1 मीटर। तो हमने कहा कि माना कि हमारी 20 सेंटीमीटर की दूरी है, अब इसको क्या करना है मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करोगे 100 का भाग दे दोगे तो कितना आ जाएगा 0.2, सही बात है, ये काय में आ जाएगी मीटर में आ जाएगी, ये वाला स्टैंडर्ड।
तो याद रखना ये इसमें निकाली जाती है। तो इसमें क्या है, अपने जैसे फल वृक्षों के लिए निकाली जाती है वर्गाकार विधि में, और अक्सर हम इधर कोई मेथड को काम में लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हम पूरे खेत की निकालते हैं ओवरऑल, है ना। 1 हेक्टेयर बराबर जो होता है मेरे दोस्त वह होता है लगभग अप्रोक्स 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि न्यू माना जाता है कि माना कि ये क्या है, माना कि ये खेत है हमारा, 1 हेक्टेयर जमीन है, इसका मतलब हुआ कि इसकी एक भुजा 100 मीटर की है, एक भुजा किसकी है 100 मीटर की है। 100 मीटर का मतलब ये हुआ कि ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब वर्ग, और वर्ग का हम जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है आर्म स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर। तो 100 मीटर का हमने कर दिया होल स्क्वायर, 100 इंटू 100 करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 10,000, मीटर का करूंगा तो मीटर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। 1 हेक्टेयर का क्षेत्रफल 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, याद रखना। 2 का 20,000, 3 का 30, 2.5 का 25। समझ में आ गया, इतना सा कंसेप्ट क्लियर है। ये फॉर्मूला होता है, काम का नहीं है, पर फिर भी मैंने बताया, डायरेक्ट में निकाल के बता रहा हूं। चल, और एक कंसेप्ट हो कि अगर मैं ये 22.5 इंटू 10 करूं तो लगभग 4.5 लाख आते, लगभग कह रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं कह रहा हूं, पर हालांकि ऐसा नहीं माना जाता, ऐसा नहीं माना जाता। निकाला 20 इंटू 10 से तो 5 लाख आए। समझ में आ गई बात, माइंड के अंदर हमेशा कंसेप्ट क्लियर रहने चाहिए। तो यहां पर कितने 5 लाख, यहां पर भी कितने 5 लाख, यहां पर भी कितने 5 लाख, और 45 यहां पर आ जाएंगे 1.75, 1,75,000, ठीक है। यहां पर आ जाएंगे 66,666 इंपोर्टेंट, और यहां पर भी आ जाएंगे 1,75,000। ये लो, इतना टाइम हो गया, 17 मिनट 14 सेकेंड हो गया, ठीक है। राहुल भाई सर आज लाइव क्लास लेट हो गई, नहीं हुई भाई, है ना, बराबर 17 मिनट 24-25 सेकेंड हो गया हमें तो। यहाँ क्वेश्चन बताओ सर इसका, मैं कहूं कि बताओ गेहूं की क्या है, पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी रखी जाती है। पहला ऑप्शन में बता दूं आपको 10 सेंटीमीटर, दूसरा दे दू 20 सेंटीमीटर, तीसरा दे दू 30 सेंटीमीटर, तीसरा 45 सेंटीमीटर, और चौथा दे दू 60 सेंटीमीटर। बताओ क्या है प्रश्न। तो यार सुपरवाइजर के बच्चों प्रश्न बनाना नहीं आता तुम्हें वाह, मैं बना के दूं, है मैं बना के दे दूं, लिख लेना, चल लिख ही लेना। अब तो प्रश्न 2-3 बना के दूंगा, देखो तो अब प्रश्न ही लिखो तुम। पहले तो एक नोट डालना भूल गए पिछले वाले का, ये डाल देना। क्या डालोगे बताओ, बाजे में क्या क्या अधिक होता है बताओ, है एक तो खनिज लवण, फास्फोरस और वसा। हम्म, पहले ये लिखो फिर उसके बाद सर वो 1991, धान का 1994 है ना, और अरहर का 1991 है। लो इन्होंने कहा जो क्लियर कर देता हूं, बताओ धान की संकर किस्म का नाम बताओ, बताओ, और अरहर की बताओ आईसी, और यहाँ पे एपी, एपी आर जी। चल एक ये जो है दान का 1994 और अरहर का है 1991, धान का 1994 आते हुए बता दिया, ठीक है डन। चल कर दिया दादा प्रकाश भाई, हो गया क्या तुम्हारे, ये बताओ क्या तुम्हारे ये टेबल कंप्लीट हो चुकी है क्या। लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, जल्दी करो रे यार, पूरा टाइम ही निकाल देते हो। क्वेश्चन लिखाऊं, नोट लिखवाऊं पहले, लिखो नोट लिखो, नोट लिखो। अनाज वाली फसलों में, अनाज वाली फसलों में, अनाज वाली फसलों में, अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक वसा, अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक वसा
कोमा खनिज लवण व फास्फोरस बाजरा में पाए जाते हैं। अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक वसा, खनिज लवण व फास्फोरस बाजरा में पाए जाते हैं। बाजरा में पाए जाते हैं। ये भी लिखी लो, फिर नोट लिखी रहो। तो अनाज वाली फसलों में, अनाज वाली फसलों में सबसे कम प्रोटीन व वसा चावल में पाई जाती है। अनाज वाली फसलों में सबसे कम प्रोटीन व वसा किसमें बोलो? चावल में पाई जाती है। एक और लिखोगे, अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है। अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है। मात्रा कोष्टक में मैंने इसलिए नहीं लिखाई क्योंकि आपके जस्ट ऊपर क्या है, वो टेबल। तो थोड़ी सी नजरें ऊपर करोगे तो आपको क्या दिख जाएगी? उसकी मात्रा दिख जाएगी ना। अच्छा, नजरें फेरनी चाहिए। अब क्वेश्चन भी लिखो, क्वेश्चन भी लिखो। तुम तो मुझे पौध संख्या निकाल के बताओ एक बार, ठीक है? तुम ये निकाल दोगे, इसमें लोचा हो जाएगा। हाँ, नाश वाला नोट बोलो। पड़ोसी बता देगा कि अनाज वाली फसलों में सर्वाधिक प्रोटीन गेहूं में पाई जाती है। पड़ोसी तो पड़ोसी भाई मान, इसीलिए कहते हैं संगत का असर होता है, इसलिए सही संगत में बैठे आप। ठीक है बंदो, ठीक है, बता दिया मैंने। नोट मैंने बोल दिया, आपने लिखा नहीं? पड़ोसी को कह रहा हूं मैंने इसको 2 बार बोल दिया, फिर भी उसको पल्ले नहीं पड़ा कि मैंने बोल दिया। तो फिर बुलाया क्यों जब लिखना ही पड़ोस में देख के था। चलो पहले तो क्वेश्चन लिखो, मेरा क्वेश्चन लिखो। लिखो लिखो गेहूं की पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाती है। गेहूं की पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाती है। गेहूं की पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाती है। गेहूं की पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखी जाती है। ए ऑप्शन लिखो 10 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन लिखो 22.5 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन लिखो 45 सेंटीमीटर और डी ऑप्शन लिखो 60 सेंटीमीटर। और देख लो आपके हिसाब से आपको आता है जो क्या है 22 पॉइंट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। और लिखो, और लिखोगे? लिख लो। ज्वार की R इंटू पी की दूरी रखी जाती है। ज्वार की R इंटू पी की दूरी रखी जाती है। ज्वार की R इंटू पी की दूरी रखी जाती है। पहला ऑप्शन लिखो 20 इंटू 10 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10 सेंटीमीटर। दूसरा ऑप्शन लिखो 45 इंटू 15 सेंटीमीटर, 45 इंटू 15 सेंटीमीटर। तीसरा ऑप्शन लिखो 60 इंटू 20 सेंटीमीटर, 60 इंटू 25 सेंटीमीटर, 60 इंटू 25 सेंटीमीटर। और चौथा ऑप्शन लिखो 75 इंटू 20 सेंटीमीटर, 75 इंटू 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। चल अब एक पेज छोड़ देना, एक पेज छोड़ देना। कभी आपको कोई चीज अच्छी लगे, कहीं से कुछ टेस्ट में मैं दे दूं, आपको अच्छी लगी कि आप चाहो कि लिखना चाहो,
है ना, कोई भी बढ़िया चीज आप कोई टेबल वगैरह जो भी आपकी मर्जी पड़े तो आप कर सकते हैं इस पेज में, और नहीं चाहे छोड़ना तो मत छोड़ना, पर बाकी छोड़ देना, क्योंकि कभी कभी शॉर्ट नोट्स के लिए ही अक्सर काम आ जाती है। जैसे सारी टेबलों में से सिर्फ निचोड़ निकाल के उस पेज में लिख लेना, जैसे प्रोटीन की मात्रा, मेन मेन चीजें, सारी की सारी चीजें। चल अब बात करते हैं, हम बात करेंगे पहले नंबर की क्रॉप जिसका नाम है क्या, नहीं मैं कलाकार हूं पर तुम तो मेरे से बड़े कलाकार हो दादा। तुम तो पन्या से बड़ बन रहे हो जो फिर। बस तुम, चलो मक्का, मैच, मैच मक्का। पहले इसके टाइटल लिख लो, मैं बोल रहा हूँ वो टाइटल लिख लो, है ना, मतलब साथ इस लाइन में लिख लेना, साथ इसमें लिख लेना। पहले लिखना परिचय, टाइटल लिखो पहले तो फिर मैं कराऊंगा, लिखते जाओ। कितना टाइम हो गया, वाह सर वाह, बहुत धन्यवाद। लिखो पहले परिचय, लिखते जाओ पहले, फिर बाद में चालू करूंगा इसको। दूसरा लिखो आर्थिक महत्व, मतलब अरे पहले क्या है, सब टाइटल लिख लो इसके, मैं नहीं समझे मेरी बात, ऐसे लिखो सब टाइटल, मतलब अपन मक्का किस हिसाब से पढ़ेंगे, मक्का जो पढ़ेंगे वो किस हिसाब से पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिया परिचय, परिचय। दूसरा आर्थिक महत्व, आर्थिक महत्व, ये बातें करोगे तो भाई ऐसे करते करते सात इधर के लाइनों में लिख लेना, सात इधर 14 के समथिंग होंगे। फिर तीसरा लिखो शब्दावली, शब्दावली, शब्दावली। फिर लिखना क्यूपीएम और गोल्डन रे, क्यूपीएम व गोल्डन, गोल्डन रे, क्यूपीएम व गोल्डन रे। फिर लिखना चित्र, फिर बनाएंगे अपन चित्र, चित्र हाँ बनाएंगे, इसमें चित्र मैं बनाऊंगा ना, चित्र। फिर लिखना मक्का का वर्गीकरण, मक्का का वर्गीकरण, मक्का का वर्गीकरण। फिर लिखना जलवायु एवं मृदा, जलवायु एवं मृदा। फिर बीज दर बुआई, बीज दर बुआई, बीज दर बुआई। फिर उर्वरक प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन। फिर लिखना खरपतवार नियंत्रण, भाई लिख ले लिख, खरपतवार नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण। फिर सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन, सिंचाई प्रबंधन। पादप संगरोध, पादप संगरोध, पादप संगरोध। तुड़ाई उपज एवं भंडारण, तुड़ाई उपज एवं भंडारण। और लास्ट में लिखना उन्नत किस्म।
लास्ट में लिखना उन्नत किस में, कितने पॉइंट हो गए बताओ? 14 हो ना, मैंने कहा था 7 इधर लिखना और 7। अब समझ गए। अब आपको पहले दिन से पता है कि मैं कोई सा भी पॉइंट नहीं छोड़ सकता, मतलब सभी पॉइंट्स पे चर्चा हम करने वाले। ये चीज आपको याद होना चाहिए कि मक्का में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये छोटा सा सब टाइटल आपको इसका एक छोटा सा मतलब अपन कहते हैं ना कि जैसे मुझे फॉर एग्जाम्पल भी यहाँ से कोटा जाना है, तो मैं अक्सर ट्रेन में बैठता हूँ, तो ट्रेन में एक ऐप डाउनलोड करके चलता हूँ कि वेयर इज माई ट्रेन। मुझे बार बार मुंडी बाहर निकाल के देखना नहीं पड़ता कि कौन सा स्टेशन आया कौन सा स्टेशन आया, क्योंकि हमें पता। माना कि हम उर्वरक प्रबंधन पे पढ़ रहे हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा, ये आपका ट्रैकिंग सिस्टम है। ये आपको पता चल जाएगा कि हम इस चैप्टर में कितना मतलब इस मक्का में कितना पढ़ लिए और कितना पढ़ना और बाकी है, ये हमें पता चल जाएगा। तो ये सभी में ऐसा है। सिर्फ आप मुझे टाइटल टाइटल बताते जाना। पहला टाइटल बताओ क्या है? परिचय। तो अब वापस हेडिंग डलेगी अपनी, क्या? परिचय, है ना। काम की चीज में एक भी नहीं छोड़ूंगा, मतलब लिखता, पर बिना काम की मैं बुला बुला के लिखाऊंगा। समझ में आ गई? अब देखो परिचय, कुछ सामान्य चीजें, जैसा पहला वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक कह सकते हो या फिर कह सकते हो उसको वैज्ञानिक नाम, है ना। वैज्ञानिक नाम और बोटेनिकल नेम कहते हैं, आप जानते हैं। दूसरा है कुल। तीसरा गुणसूत्र संख्या। चौथा उत्पत्ति स्थान। फल प्रकार। फल प्रकार। पुष्प क्रम। पुष्प क्रम। पुष्प क्रम। वानस्पतिक नाम, कुल, गुणसूत्र संख्या, उत्पत्ति स्थान, फल प्रकार और पुष्प क्रम और परीक्षण भार। परीक्षण भार, टेस्ट वेट, परीक्षण भार, परीक्षण भार और अन्य नाम। अन्य नाम छत। दोस्त वानस्पतिक नाम जैसा कि आप जानते हैं मेरे दोस्त क्या होता है, जिया मेज अंडरलाइन कर लेना क्योंकि आप जानते हैं नियम कायदा। कुल ग्रेमनी या फिर इसे ही क्या कहते हैं मेरे दोस्त, पोएसी, या ऐसे ही कहा जाता है घास परिवार। गुणसूत्र की संख्या बता दो, 20। सी फॉर पादप है, ये कौन सा है? सी फॉर पादप। उत्पत्ति स्थान क्या है? म से मैक्सिको। मिर्च का भी मैक्सिको होता है, म से मिर्च, म से मैक्सिको, म से मक्का, म से मैक्सिको। फल प्रकार कैरियोप्सिस। 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 पुष्प क्रम, नर वाला जो भाग कहलाता है वह कहलाता है टेसल, और मादा जो भाग कहलाता है वह सिल्क। किस किसने मक्का उगाई है गांव में? मक्का को बढ़िया देखा है, हाथ खड़ा करो एक बार। मैं एक ही प्रश्न पूछना चाहता, मक्का बढ़िया देखिए उगते, मतलब बीज की बुआई से लेकर कटाई तक देखिए, कोई नहीं। तो बताओ नर वाला भाग ऊपर आता है या नीचे? तो बताओ नर वाला भाग पहले आएगा या वो बीच में जो मादा भाग रहता है वो पहले आता है? नर वाले में कौन कह रहे और मादा वाले में कौन कह रहे? आधे आधे हो गए। नर पहले आता है भाई जीवन में, है ना। ये काय के अंदर आएगी, किलोग्राम लिख दो क्या? टेस्ट वेट। अविश्व अविश्वनीय फसल। अनाज वाली फसलों की रानी। अनाज वाली फसलों की रानी। फसलों की रानी। फसलों की डोसो, अनाज वाली फसलों की ड्रोसोफिला। फसलों की ड्रोसोफिला लिख दो। फसलों की ड्रोसोफिला।
ड्रोसोफिला। अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी। अविश्वसनीय फसल, अनाज वाली फसलों की रानी, फसलों की ड्रोसोफिला, अमेरिका की रीढ़ की हड्डी। सर लास्ट 14 का क्या है, क्या लिख रहे हो भाई? लास्ट 14 का क्या है मतलब? हाँ उन्नत किस्में है भाई, प्रकाश भाई उन्नत किस्में। दूसरे नंबर का पॉइंट क्या आएगा? आर्थिक महत्व। अभी बताएंगे ना, लिखाऊंगा चिंता मत करो, पूरी लाइन लिखाऊंगा मैं, पूरी लाइन। क्यों कहते हैं ये तो मैंने सिर्फ शॉर्ट लिखा है यहाँ पे। मैं बताऊंगा कि अविश्वसनीय फसल, अनाजों की रानी, फसलों की ड्रोसोफिला और रीढ़ की हड्डी क्यों कहा जाता है। लिखो अब आर्थिक महत्व। आर्थिक महत्व मैं ही लिखूं? हाँ मैं ही लिखूं या मैं बोल के लिखूं तो लिख दोगे? नहीं लिखोगे? हैं? लिखो दूसरा आर्थिक महत्व। इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस कहते हैं इसे ना। पहला इंट्रोडक्शन, परिचय का मतलब इंट्रोडक्शन, ये इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस। फर्स्ट 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 भारत में चावल चावल व गेहूं के बाद तीसरी तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल मक्का है। मैं लिख भी रहा हूं पर मैं जैसे बोल रहा हूं मेरे साथ लिख रहा है ना। भारत में चावल व गेहूं के बाद तीसरी प्रमुख खाद्यान्न फसल मक्का है, जिसकी उत्पादन क्षमता अनाजों में सर्वाधिक है। मक्का में स्थायी उत्पाद, दूसरा पॉइंट, मक्का में स्थायी उत्पाद शर्करा पाई जाती है, जिसके अपघटन से डेक्सट्रोज आपके जो ग्लूकोज चढ़ाया होगा ना, वो बोतल पानी, वो कभी कभी बीमारी में वो डेक्सट्रोज शर्करा होती है। हाँ टंटोकरे मत बजाओ भाई, मंदिर का घंटा यहीं लगा रखा है क्या? जिसके अपघटन से डेक्सट्रोज शर्करा का निर्माण होता है। इसके कारण मक्का मीठी होती है। इस कारण मक्का मीठी होती है। मक्का मीठी होती है। मक्का मीठी होती है, इसलिए मक्का को अविश्वसनीय फसल व अनाजों की रानी कहते हैं। तीसरा पॉइंट नेक्स्ट, मक्का की
जीन प्रोटीन कहलाती है। मक्का की प्रोटीन जीन प्रोटीन कहलाती है, जिसमें लाइसिन व ट्रिप्टोफैन लाइसिन व ट्रिप्टोफैन ट्रिप्टोफैन जिसमें लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की कमी पाई जाती है मक्का को हाँ भाई, मक्का को अमेरिका में में अमेरिका में मांस हेतु पाले जाने वाले सुअरों का प्रमुख भोजन है। मक्का को अमेरिका में मांस हेतु पाले जाने वाले सुअरों का प्रमुख भोजन है, इसलिए इसे अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। सॉरी सर, आज थोड़ा लेट हो गया, कोई बात नहीं बच्चे, रिकॉर्डेड क्लासेज डल जाती है तो आप एनी टाइम देख सकते हैं। मक्का को अमेरिका में मांस हेतु पाले जाने वाली सुअरों का प्रमुख भोजन है, इसलिए इसे अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। फिर लिखो अगला पॉइंट। पानी बिना तो ले जा भाई, इतना मुझे लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं। लिखो नेक्स्ट। मक्का स्रोत कार्बोहाइड्रेट बताओ कितना? 70%। प्रोटीन बोलो कितनी है? और वसा भी बोलो कितनी? वसा 14% और प्रोटीन कितनी? 10। लिखा तो दिया ना, बार बार नहीं लिखाएंगे, मक्का में लिखाएंगे, एक में तो लिखाएंगे। फिर लिखो क्या? लिखो अनाज वाली फसलों में भाई साथ लिख ले, मैं भी तेरी स्पीड से लिख रहा हूँ, तू बोर्ड पे लिखेगा तो मेरी भी आधी हो जाएगी, मेरे से आधी हो जाएगी तेरी। आगरा का ताजमहल देख क्या है भाई, वो बहुत बढ़िया भाई। चालू करें? अब मुझे पॉइंट क्या याद, हाँ, फसलों में सर्वाधिक अनुसंधान कार्य मक्का पर हुए। 3 से 4 ही तो, ये 14 नहीं है, 4%। 3 से 4 कोई बात नहीं, वो यहाँ का प्रतिशत। एक मिनट चुप तो रहो, बात तो सुनने दो, हो सकता है बड़ा कंफ्यूजन, बड़ा डाउट हो। हाँ,
लेकिन पड़ोसी मुझे समझाओ तो क्या कहना चाह रहा, डंडा दो डंडा। इसलिए ये दो डंडे। अरे यार, ये लोचा हुआ क्या? अरे यार, ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया। मैं भी क्या आलसी हूँ लिखने में यार थोड़ा। तेरी भी गलती नहीं है, चिंता मत कर तू। रुक जा, मैं करता हूँ इसका जुगाड़, है ना। हाँ यार, डंडा दो डंडा दो भाई। इसलिए इसे अमेरिका की रीढ़ की हड्डी कहते हैं भाई, माफी चाहते हैं। अगली बार ये डंडा दो डंडा नहीं करेंगे। फसलों में सर्वाधिक अनुसंधान कार्य मक्का पर हुए हैं। इसलिए इसे इसलिए इसे फसलों की ड्रोसोफिला, फसलों की ड्रोसोफिला का मतलब होता है फल मक्खी, क्योंकि सबसे ज्यादा जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग के काम हुए वो फल मक्खी पे हुए। याद रखना, अमरूद की फल मक्खी, सभी फल मक्खियों पे, हालांकि ये नहीं, पर कुछ इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो फल मक्खियां हमेशा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। आम की फल मक्खी बैक्ट्रोसेरा डोरसेलिस, अमरूद की फल मक्खी बैक्ट्रोसेरा करेक्टा, बेर की फल मक्खी कार्पोमिया वेसुआना, अनार की तितली ड्यूडोरिक्स विरागोला आइसोक्रेटस, है ना, नींबू की तितली और पेपिलियो टिमोलियस। ये कुछ इंपॉर्टेंट इंसेक्ट एंड पेस्ट है जो हमेशा याद रखना, है ना, याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इसे फसलों की ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला का मतलब समझ नहीं आए तो कोष्टक में क्या लिखोगे बताओ? फल मक्खी, फल मक्खी। इसलिए इसे फसलों की ड्रोसोफिला कहा जाता है, कहा जाता है। मक्का पर सर्वप्रथम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, हिंदी में कहेंगे अखिल भारतीय समन्वित मक्का फसल सुधार परियोजना, ऐसे कुछ कहेंगे ना, तो लिखना। मक्का में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम, एक मिनट में, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट मेज इंप्रूवमेंट रिसर्च प्रोजेक्ट। तो अखिल भारतीय, अखिल भारतीय समन्वित, समन्वित, अखिल भारतीय समन्वित मक्का, AICRP, AICRP बिल्कुल सही कहा, CRP ऑन मैच। हाँ ये सही, ये बेटर रहेगा, पर हालांकि ये भी कहते हैं, ये भी सही है, AICRP और यहाँ लिख देना मैच, ये भी बेटर है। ऑन मैच मतलब भाई, तो अखिल भारतीय समन्वित, समन्वित मक्का, मक्का, अखिल भारतीय ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट, अखिल भारतीय समन्वित, फिर मक्का अनुसंधान, अनुसंधान, अनुसंधान प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट 1957, 57 पर चालू हुआ। मक्का बड़ी इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है भाई, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट, ध्यान रखना। सर जी आप 2x पढ़ाते हो भाई, कोर्स नहीं करवाना क्या तुम्हारा दादा? 1x पे तो फिर क्या करूं मैं, का ऐसे करूं 0.5 पे चलूं? मक्का में सर्वप्रथम ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज 1957, 1957 पर चालू हुआ। लाइसेंस के बाद क्या लिखा है? लाइसेंस कहाँ लिखा है? लाइसेंस कहाँ लिखा है मैंने? अरे लाइसेंस, लाइसेंस, लाइसेंस कहाँ है?
ट्रिप्टोफैन है भाई, ट्रिप्टोफैन। लाइसिन व ट्रिप्टोफैन की, ठीक है दोस्त, लाइसिन व ट्रिप्टोफैन। बोलता हूँ तब लिखा करो, क्योंकि मैं बोलता हूँ तब स्पष्ट बोलता हूँ, लिखते टाइम तो क्या स्पीड ज्यादा रहती है मेरी, तो हालांकि हो सकता है एक आधा शब्द इधर उधर। AICRP की फुल फॉर्म लिखा दो, ये भी लिखा दे, लिखा दो यार, अब क्या ही करो, तुम कहोगे जो ही करेंगे भाई, हुकुम आका, लिखो AICRP। फिर पढ़ के क्या है इतने दिन तुम? ऑल इंडिया, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट, कोर डी, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेट रिसर्च, SERCH रिसर्च प्रोजेक्ट। सबसे पहले किस पे चालू हुआ? मक्का, 1957, 1957 मक्का, मक्का पे चालू हुआ। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद भाई। इतनी तारीफ मत करो ना। हाँ, परिचय हो गया, आर्थिक महत्व हो गया, फिर तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट क्या? शब्दावली, बिल्कुल। तीसरा नंबर का पॉइंट है शब्दावली। शब्दावली, शब्दावली लिखो मेरे दोस्त, बड़ी शानदार, बड़ी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन इज मोनोसियस एंड डायोसियस, मोनोसियस एंड डायोसियस, डायोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है द्विलिंगाश्री, द्विलिंगा श्री, द्विलिंगा श्री, ठीक है। और इसका मतलब होता है एक लिंगाश्री, एक लिंगा श्री, एक लिंगा श्री। नर व मादा का, नर व मादा का एक ही पौधे पर, एक ही पौधे पर उपस्थित होना, उपस्थित होना। उदाहरण फॉर एग्जाम्पल मक्का, मक्का। चल, डायोसियस, नर व मादा का, नर व मादा का अलग अलग पौधों पर उपस्थित होना। बांग, पपीता, खजूर, पालक, परवल, टिंडोरी, इतने सारे एग्जाम्पल ले लो। पर इधर का काम का नहीं, लिखा देता हूं। बांग तो सिलेबस में नहीं, पपीता खजूर खा के आ जाओ तुम कल ही। पपीता खजूर, पालक परवल टिंडोरी, पालक परवल टिंडोरी, टिंडोरी, ठीक है दोस्त। मक्का इंपोर्टेंट है इसलिए लिखा है मैंने, ठीक है। प्रोटो एंट्री, प्रोटोगाइनी। कैरियोप्सिस फल प्रकार लीस होता है। सर कैरियोप्सिस फल प्रकार, ये क्या लिखा देखे समझने का प्रयास करना। LEASE क्या होता है? लीस होता है। ब्रिजेश भाई क्या कहना चाह रहे हो? आपके शब्द में पल्ले नहीं पड़ रहे। सर जी का एक मिस बिट्टू यादव कह रहा है कि सर जी कचरा मत पढ़ाओ, सीधे सीधे लिखाओ जहां से प्रश्न आता है। जिससे तो ये प्रश्न बनाएंगे, है ना, प्रश्न बनाएंगे। ये कचरा लग रहा है भाई को कि मक्का की रीढ़ की हड्डी क्यों कहते हैं, कचरा हो गया। फिर क्या, अभी तक तो यूं ही पढ़ते आए हो तुम लोग, पता थोड़ी है तुम्हें कि क्यों कहते हैं, ये थोड़ी चीजें पता है। फिर कहां से सीखोगे जब ज्ञान नहीं ले सकते? तो फिर ये ज्ञान तो मत दिया करो यहाँ पे भाई। ब्लॉक कर दे, ब्लॉक नहीं करेंगे। ये तुम्हें पता ही नहीं है, मैं तो छोड़ दूंगा, आधी चीजें छोड़ूंगा, पल्ले थोड़ी पड़ेगा तुम्हारे क्या चुका। कच्चड़ आदमियों, फिर लिखो। हाँ, फिर लिखो प्रोटो एंट्री, प्रोटोगाइनी।
अरे ये एक ही बार होगा, बार बार नहीं होगा। हर चीज केवल एक बार होगी, जहां जहां पर उदाहरण आएगा केवल एक बार, फिर उसके बाद नहीं होगा ये चीजें। प्रोटो एंट्री, क्योंकि उदाहरण है ना, आप तुमसे पूछे कि मक्का में क्या होता है, बाजरा में क्या होता है, तो ये चीजें याद होनी चाहिए। प्रोटो एंट्री और प्रोटो गाइन, ए और बी, ए भी चलेगा। प्रोटोगाइल, प्रोटोगाइल मुझे पता है आपने पढ़ चुके होंगे, आप जानते होंगे कि नर भाग का पहले परिपक्वन, नर भाग का मादा भाग से पहले परिपक्वन, और मादा भाग का नर भाग से पहले परिपक्वन, मादा भाग का नर भाग से पहले परिपक्वन। उधर लिखना मक्का और इधर लिखना बाजरा। उदाहरण कौन है, मक्का, और इधर लिखना बाजरा, मक्का और बाजरा। प्रश्न कैसे बनेगा पता है ना, मक्का में बताओ क्या पाया जाता है। सर आप तो पढ़ाओ, इन पर ध्यान मत दो। फसलों की साइंटिस्ट भाई कराएंगे। यशपाल भाई तुमने जो कहा, आपका भाई कोई चीज छुड़ा दे तब बता देना, तब जाके कहना, है ना। मैं नीचे गिर गया, अब तो क्या करें। अब देखो फिर नेक्स्ट। अरे यार भाई पेरिस नहीं पूरा, एक चीज और लिखो, फिर इसके बाद आज की क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। मिस बिट्टू यादव आप पढ़ लो बच्चे, इधर उधर माथा पर चेंज नहीं करें, है ना, पढ़ने से काम है। मिस मैनेजमेंट कभी नहीं फैलाना। चल एक लास्ट शब्दावली है, फिर इसके बाद आज का सेशन खत्म हो जाएगा। एकल संकरण है द्विसंकरण, ताकि ये शब्दावली कंप्लीट, फिर उसके बाद अपना तीसरा पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा, चौथा बचेगा, ठीक है। और एकल संकरण एवं द्विसंकरण, एकल संकरण एवं द्विसंकरण, एकल संकरण एवं द्विसंकरण, एकल संकरण और द्विसंकरण, द्विसंकरण। इसको सिर्फ नॉर्मली डायग्राम से बताता हूं मैं कैसे, क्या मतलब। ए और बी के मध्य संकरण कराया, ए और बी के मध्य संकरण कराया तो ए बी प्राप्त हुआ, इसे एकल कहते। परंतु ए और बी के मध्य संकरण कराया, सी और डी के मध्य संकरण कराया, तो यहां पर ए बी मिला और यहां पर क्या मिला, सी डी मिला, किंतु सी डी मिला। अब इन दोनों के मध्य और संकरण कराया तो यहां पर क्या मिला, ए बी सी डी। प्रश्न ये बनेगा कि एकल संकरण किसने दिया, तो ईस्ट व सल ने कब दिया, 1910, है ना, याद रखना। और वो कब दिया, 1920। तो खोज किसने करी, इसकी खोज ईस्ट व सल ने कब करी, 1910। और इसकी खोज किसने करी, डीएफ जोन्स। डी से डबल, ये सिंगल क्रॉस और ये डबल क्रॉस, अंग्रेजी और बता देता हूं। सिंगल क्रॉस और ये क्या है, डबल क्रॉस, DOUBLE, डबल क्रॉस। चल ये है मेरे बच्चे, ये 19 तो नहीं हो भाई, मोटियार हो तुम तो, मोटियार आदमी हो। चल आज के मुख्य समाचार यहीं पर समाप्त, पर एक बार रिवाइज करूंगा, फिर उसके बाद क्लास को खत्म करेंगे। चल एक बार जरूर पढ़ना, रोज का रोज। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई मतलब नहीं भाई, कितने प्यारे, कितने सुंदर, कितने शानदार नोट्स दे दो, कोई मतलब नहीं। सीधी सी बात, आसान सी लैंग्वेज है, एक बार जाकर जरूर पढ़े। और देखो सोनम शर्मा ने कहा है कि सही कहा है उन्होंने, बच्चों ने। देखो इन्होंने, सर जी आप पढ़ाते तो काफी अच्छा हो, पर थोड़ा इन ऑफलाइन वाले बच्चों को चुप करो। आपकी क्लास में बहुत ही बोलते हैं, बाकी की क्लास में इनकी आवाज नहीं आती। नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन में सर भी देख लेते हैं, कभी भी जीएल सर उस क्लास को चला कर देख सकते हैं, और वो अच्छा नहीं लगता, मतलब डिस्टरबेंस अच्छा नहीं लगता। चलो एक ही मिनट के लिए, एक ही मिनट के लिए चेक करो इधर। आज हमने क्या चर्चा करी, देखो सीधी सी बात,
हमने मेन मेन चीजें करी कि बेसिक सा कंप्लीट हो गया। कोशिश मेरी ये रही है कि हाँ मोटी मोटी चीजें टेबलों के फॉर्म में डाल दी, जहां पर हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ, या हो सकता है आपको पढ़ने में या लिखने में या समझने में या बार बार याद करने में दिक्कत आए। तो कोशिश करिए कि वो सारी चीजें, चाहे वो प्रथम संकर किसमें हो गई, चाहे वो जीन हो गए, चाहे वो इनकी प्रोटीन कंटेंट या स्रोत कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हो गए, जो भी वसा की मात्रा है, मतलब चाहे वो R इंटू आर और P इंटू पी की दूरी, चाहे वो बीज दर हो गई, चाहे वो प्रति हेक्टेयर पौध संख्या। कोशिश करिए कि आप लोग बाद में कंफ्यूजन ना हो। पर बाद में ये अनाज वाली फसलों में मैंने करा दिया, पर दलहनी तिलहनी इनमें मैं आपको घर के लिए काम दूंगा, ये टेबलें बार बार नहीं, एक बार मैंने सिखा दी और बाद में पूरा कंप्लीटली कराऊंगा और आपको काम दूंगा, अगले दिन आकर चेक करूंगा कि क्या आपने सारी फसलें पढ़ ली, फिर उसके बाद कहूंगा कि ये टेबलें बना के लाओ। ठीक है, अब देखो ये कॉमन सी चीजें कुछ लिख ली, फिर इसके बाद आज हमने जो चालू किया, इसके मोटे मोटे तो चीजें मैंने बताई थी कि टोटली 1 2 3 4 और 5 चीजें इंपोर्टेंट है, पर करना पूरा जरूरी है। फिर देखो उसके बाद हमने किया बीज की, बीज दर बता दी, पौधे से पौधे की दूरी, पंक्ति से पंक्ति की दूरी और प्रति हेक्टेयर पौध की संख्या। हालांकि हमने चर्चा तो ये भी करी थी कि कैसे निकालते हैं उसकी। फिर मक्का के बारे में चर्चा करी, मैंने सारे पॉइंट्स आपको लिखा दिए कि लगभग 14 पॉइंट्स की अपन चर्चा करेंगे, तो आप जान चुके हैं कि आज अपने 3 4 पॉइंट्स हो गए, बाकी के बाकी कल बचे। अब देखो बेसिक चीजों में हमने अक्सर वही चीजें लिखी जो हम लिखते आ रहे हैं कि वानस्पतिक नाम, कुल, गुणसूत्र संख्या, उत्पत्ति स्थान वगैरह क्या क्या। हालांकि अन्य नाम में लिखा कर यहाँ छोड़ देता तब भी आपका एक पेज बच जाता, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है। परंतु यहाँ पर देखो अगर मैं आपको ये नहीं बताता, 1 ही मिनट का टाइम लूंगा, सिर्फ 1 ही मिनट का, है ना सर। तो आपको अगर मैं आपको ये नहीं बताता तो ये चीजें रही जाती है, एक पेज भराया, पर हाँ लाइफ टाइम जीवन भर के लिए हमेशा याद रहेगी कि अमेरिका की रीढ़ की हड्डी क्यों कहा गया, अविस्मरणीय फसल क्यों कहा गया, फसलों की ड्रोसोफिला क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जंतु विज्ञान में फसलों की ड्रोसोफिला मतलब ड्रोसोफिला के अंदर फल मक्खियों पे सबसे ज्यादा काम होते गए। इसी प्रकार फसलों के अंदर सर्वाधिक मक्का पे काम हुए, इसीलिए इसको बोलचाल की भाषा में क्या कहा गया, अनाज वाली फसलों की ड्रोसोफिला। सुअरों के लिए पाली जाती है, मुख्यतः यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लोग सुअर को खाते हैं क्योंकि मीट उनका मुख्य स्टेबल फूड होता है, ज्यादातर डिपेंडेंट वही है। जैसे कोस्टल एरिया वाले सी फूड खाते हैं, सी फूड मतलब समुद्र के किनारे जो भी मांस मछली झींगा है उनके ऊपर, तो ये सुअर को खाते। सुअर मक्का को खाता है, तो इसीलिए मक्का केवल और केवल सुअर के खाने के लिए उगाते ताकि उनका पालन पोषण अच्छा हो, उनको मीट की सप्लाई अच्छे से हो। इसके अंदर यूं कहते हैं कि स्टार्च अच्छी खासी होती है जिसका अपघटन होता है डेक्सट्रोज में, और डेक्सट्रोज एक मीठी शर्करा है, इसीलिए इसको अविश्वसनीय फसल और फसलों अनाजों की रानी करते। ये कुछ कॉमन चीजें हमने कहा कि लाइसिन और ट्रिप्टोफैन की कमी होती है, इसमें जीन जिएटिन प्रोटीन, कभी कभी उसको जिएटिन प्रोटीन भी कह देते हैं बोलचाल की भाषा में, परंतु सामान्यतः जीन प्रोटीन लिखा आता है मुख्यतः। फिर देखो ये कुछ अनुसंधान के बारे में बताया कि 1957 में फर्स्ट ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन मेज पे चालू हुआ था सबसे पहले। फिर ये मैंने इसकी फुल फॉर्म आपको लिखा दी। देन उसके बाद मैंने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट की चर्चा करी ली, यहाँ पे बताऊंगा तो दिक्कत नहीं। फिर मैंने कुछ शब्दावली की चर्चा करी कि प्रोटो एंड्री नर भाग का पहले परिपक्वन किससे, मादा से। प्रोटोगाइनी, गाइनो मतलब होता है गर्ल, गर्ल मतलब होती है मादा, क्योंकि स्पेशलिस्ट कभी भी डॉक्टर में जाओगे ना तो मादा की जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर होती है ना उन्हें कहते हैं गायनिकोलॉजिस्ट, मतलब वो फीमेल ही होती है, मतलब फीमेल, मतलब गायनिकोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो फीमेल होती है ना उन्हीं की स्पेशल डॉक्टर होती है। तो प्रोटो गायनी का मतलब प्रोटो मतलब पहले, गायनो मतलब गर्ल, मतलब मादा भाग पहले परिपक्वन, प्रोटो मतलब पहले, एंड्रो मतलब नर, नर भाग पहले परिपक्वन। प्रोटो एंड्री मक्का में, प्रोटो गायनी बाजरा में। मोनोसियस डायोसियस, मोनो मतलब एक, सियस मतलब पौधा, एक ही पौधे में नर मादा, और डायोसियस का मतलब नर और मादा अलग अलग पौधे में। इधर कई सारे एग्जाम्पल लिखा है, हालांकि अपने काम के नहीं, उधर मक्का काम का था। एकल संकरण ए और बी के मध्य संकरण कराया था, वो ए बी के मध्य कराया, सी डी के मध्य कराया, फिर ए बी और सी डी के मध्य डबल कराया, मतलब डबल। डी से डीएफ जोन्स, डबल संकरण से याद रखोगे, डीएफ जोन्स इधर याद हो जाएगा, ईस्ट व सर। पहला है तो 10, 10 का दोगुना करोगे तो 20। आज के मुख्य समाचार होते हैं पर समाप्त। एक
सर यू हैव रीड इट वेरी वेल। धन्यवाद भाई। चलो सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे और पढ़ते रहे।